गरीब सास बहू का शहर से अच्छा गांव। मायावती अपनी बहू सोनम और अपने बेटे नरेश के साथ सज्जनपुर गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। मायावती के पति की मौत बहुत पहले ही हो गई थी। इस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी नरेश के कंधों पर आ गई थी। पिता की मौत के बाद पैसों की कमी की वजह से नरेश अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। पढ़ाई पूरी न होने की वजह से नरेश को कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है, जिसके चलते नरेश को मजदूरी करनी पड़ती है। आज तो मेरी कमर ही टूट गई। क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं बहू, पता नहीं कुछ दिनों से कमर में बहुत दर्द हो रहा है। उठने बैठने में भी काफी परेशानी हो रही है। माँ जी, तो आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। मैंने सुना है वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। वहाँ की दवाई से आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। लेकिन बहू, डॉक्टरों का खर्चा भी तो बहुत होगा ना। रहने दे तू, मेरी सिकाई ही कर दियो। कुछ दिनों में ये दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। गरीब होने की वजह से मायावती के परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। उनकी गरीबी के दिन ऐसे ही जा रहे होते हैं कि एक दिन अचानक। क्या हुआ बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तेरी खांसी जा ही नहीं रही है और ना तेरा बुखार। एक काम करते हैं, पास वाले गांव में एक सरकारी अस्पताल है, वहीं जाकर तुझे डॉक्टर को दिखवाते हैं। मायावती और सोनम नरेश को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर की जांच के बाद उन्हें पता चलता है कि देखिए, इन्हें निमोनिया हो गया है। इन्हें सख्त आराम की जरूरत है। अब आप इनसे कुछ काम मत करवाइएगा और इनके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। अगर ये और काम करेंगे तो इनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर मायावती और सोनम काफी परेशान हो जाते हैं और नरेश को लेकर वापस घर आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब ये घर कैसे चलेगा? न जाने अब क्या होगा। इनके खाने पानी का खर्चा, घर का खर्चा सब कैसे चलेगा? और इनकी दवाई, उसका क्या होगा? अब हमें ही कुछ ना कुछ काम करना होगा इस घर को चलाने के लिए। लेकिन माँ जी, हम क्या करेंगे? हमें तो कुछ ऐसा काम भी नहीं आता जिससे हम पैसा कमा सकें। तो क्या हुआ बहू, घर का काम तो आता है ना। हम घर घर जाकर दूसरों के घर का काम करेंगे, जिससे कुछ पैसे घर पर आ जाएंगे और इस घर का गुजारा हो पाएगा। माँ, सोनम, मुझे माफ कर दो। आपको मेरी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। मेरे होते हुए आप दोनों को दूसरे के घरों में जाकर काम करना पड़ रहा है। आप अपने आप को दोष मत दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ बेटा, ये तो हम गरीब की किस्मत है। अगले दिन ही मायावती और उसकी बहू गांव के घरों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। गांव के लोग मायावती की बहुत इज्जत किया करते थे, जिसके चलते उन्हें आसानी से काम मिल जाता है। मायावती, ये लो खाना। तुम लोग काफी थक गए होगे ना काम करते हुए। घर जाकर अब खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इसमें 3 लोगों का खाना रख दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। माँ जी, मुझे नहीं लगता कि अगर हम ऐसे ही घरों का काम करेंगे तो हमारा घर का गुजारा हो पाएगा। मुझे लगता है कि हमें शहर जाना चाहिए। वहाँ हमें हमारे काम के इससे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, जिससे हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। मायावती को सोनम का ये आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद मायावती नरेश और सोनम के साथ शहर में काम करने के लिए चली जाती है। शहर जाने के कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें एक फैक्ट्री के सामान को पैक करने का काम मिल जाता है, एक अच्छी खासी तनख्वाह के साथ। मैंने कहा था ना माँ जी, देखो हमें कितना अच्छा काम मिल गया, वो भी इतनी अच्छी तनख्वाह के साथ। अब आप देखना, कुछ ही समय में हमारे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। सोनम और मायावती को शहर तो भा गया था, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी। अरे ये क्या, चाय पत्ती तो खत्म हो गई। क्या हुआ बहू? माँ जी, वो चाय पत्ती खत्म हो गई है और मैं लाना भी भूल गई। अब मैं चाय कैसे बनाऊं? चल कोई बात नहीं, तू चाय की तैयारी कर, मैं पड़ोस से चाय पत्ती मांग कर लाती हूँ। इतना कहकर मायावती अपनी पड़ोस में चाय पत्ती लेने चली जाती है। बहन जी, वो थोड़ी चाय की पत्ती मिल सकती है? मेरी बहू चाय बना रही थी और चाय की पत्ती ही खत्म हो गई है। मैं आपको शाम को दे जाऊंगी। यहाँ क्या कोई फ्री फोकट का सामान मिल रहा है? सुबह सुबह आ गई भीख मांगने, चाय पत्ती। इतना कहकर शहर की ये पड़ोसन मायावती के मुंह पर गेट बंद कर देती है, जिसके बाद मायावती वापस अपने घर लौट आ जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप तो चाय पत्ती लेने गई थी ना?
बहू लेने तो गई थी मैं, लेकिन इस शहर के पड़ोसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिर्फ चाय पत्ती मांगने पर इतनी बेइज्जती कर दी। सोनम और मायावती दोनों को ही यहाँ के लोग अजीब लगते हैं, लेकिन वो बिना ज्यादा कुछ सोचे अपने काम पर चले जाते हैं। सोनम, जरा मेरे केबिन में तो आना, कुछ बात करनी है। जी मालिक, बोलिए, क्या हुआ? सोनम के अंदर आते ही दर्शन लाल गेट बंद कर देता है। मालिक, आपने गेट क्यों बंद कर दिया? जो बात मुझे तुमसे करनी है उसके लिए मुझे गेट बंद करना ही पड़ेगा। क्या बात करनी है आपको ऐसी? आज तो तुम रसमलाई लग रही हो इस साड़ी में तो। मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? दर्शन लाल एक नंबर का ठरकी आदमी होता है। उसकी सोनम पर नजर बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सोनम का हाथ पकड़ लेता है। छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। क्या तकलीफ है तुम्हें? मेरे पास बहुत पैसे हैं। सोनम अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से भागती है और अपनी सास को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद सारी हकीकत सोनम मायावती को बता देती है, जिसे सुनकर मैं अब और यहाँ नहीं रह सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू पर किसी और आदमी की बुरी नजर पड़े। आज ही हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन माँ जी, अगर हम वापस गांव चले जाएंगे तो हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? वो हम देख लेंगे, लेकिन कुछ पैसों के चक्कर में तेरी इज्जत खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। हाँ सोनम, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। हम आज ही गांव वापस चले जाएंगे। मायावती का सारा परिवार उसी दिन ही अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। गांव पहुंचते ही वो सब सुकून से भरी सांस लेते हैं, जिसके बाद उन्हें उनकी पड़ोसन कोमल मिलती है। अरे काकी, कहाँ चले गए थे आप सब? बेटा, हम शहर गए थे। काकी, मेरे पति ने अभी अपना ऑटो रिक्शा का नया काम शुरू किया है, तो इन्हें कोई ऐसा जिम्मेदार और भरोसेमंद आदमी चाहिए था जो रिक्शा चला सके। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर नरेश भाई साहब को कोई परेशानी ना हो तो वो ये काम कर सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे क्यों परेशानी होगी? आपने तो बल्कि मेरी परेशानी को खत्म कर दिया। नरेश के ऑटो चलाने की वजह से नरेश अच्छी खासी कमाई कर लेता था, जिसके चलते उसके घर के हालात भी अब ठीक से हो जाते हैं और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाता है। अब मायावती और सोनम को ये अच्छे से समझ आ चुका होता है कि शहर से अच्छा गांव है। शीतल और अर्जुन दोनों पति पत्नी एक सिलाई मशीन की कंपनी में काम किया करते थे। वो पूरी मेहनत से अपना काम करते और मेहनत के पैसे जमा करके अपने घर का गुजारा कर पाते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब थी। आज उनकी तनख्वाह का समय था। अजी, आज हमें पैसे मिल जाएंगे तो हम अपने बच्चों के लिए टीवी लेकर आएंगे। पता है ना, माँ जी और बाबूजी भी सारा दिन यूं ही बैठे रहते हैं। टीवी लेकर आएंगे तो उनका मन बहल जाया करेगा। ये तुम कैसी बात कर रही हो? हमें अपने आगे का भी तो देखना है। अभी हमें घर का राशन भी डलवाना है और मकान का किराया भी देना है। पहले हमें तनख्वाह मिले तो सही। शीतल और अर्जुन दोनों ही एक लंबी सी लाइन में खड़े होते हैं। देखते ही देखते उनका नंबर आता है। ये लो, तुम दोनों की तनख्वाह। ये क्या, तुमने तो इसमें से आधे पैसे ही दिए हैं, बाकी के आधे पैसे कहाँ गए? तुम दोनों की ये पहली तनख्वाह है। इस कंपनी में ये रूल है, जो भी लोग इस कंपनी में काम करते हैं उन सभी की आधी सैलरी पहले महीने में रोक ली जाती है। जब तुम इस कंपनी को छोड़कर जाओगे तो वो पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ये कंपनी का रूल है। ये कैसा रूल है? इसके बारे में तो तुमने पहले कभी नहीं बताया। फिर अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? और ये रूल अचानक से कंपनी में कहाँ से आ गए? पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जो रूल है वो रूल है और वो तुम्हें फॉलो करना ही होंगे। अगर नहीं करोगे तो इस कंपनी को छोड़कर चले जा सकते हो। अजय, आप शांत हो जाइए। आप जानते हो ना कितनी मुश्किल से हमें ये नौकरी मिली है। शीतल के शांत कराने पर अर्जुन शांत हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी तनख्वाह के आधे पैसे लेकर घर चले जाते हैं। क्या हुआ? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे पिताजी की दवाई खत्म हो गई है। तुम्हारी तनख्वाह मिली या नहीं? और तुम दवाई भी नहीं लेकर आए अपने पिताजी की। क्या करूं माँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो जरा, हमारी तनख्वाह पूरे महीने काम करने के बाद भी सिर्फ आधे ही मिले हैं। अब इन पैसों में घर का राशन डलवाऊं या फिर घर का रेंट भरूं या फिर अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरूं, समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर अर्जुन के माता पिता चुप हो जाते हैं। तभी उसका पिता दामोदर कहता है, बेटा, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी तेरे पास पैसे हैं उन पैसों से तू कोई काम शुरू कर दे। वैसे भी दूसरों की नौकरी करने से घर में बरकत नहीं आती है। अपना काम होगा तो चिंता नहीं होगी,
और मेहनत से पूरे पैसे भी मिलेंगे। माँ जी और बाबूजी बिल्कुल सही कहते हैं, हमें अपना खुद का काम कर लेना चाहिए। अर्जुन अपने परिवार की बात मानकर अंडे बेचने का काम शुरू कर देता है, लेकिन वो अपना सारा पैसा अंडे की रेडी में लगा देता है, परंतु उसके अंडे की दुकान चल ही नहीं पाती। कोई भी उससे अंडे नहीं खरीदता। बेचारे के लगे हुए पैसे भी सब बर्बाद हो जाते हैं और वो मायूस होकर वापस घर लौट आता है। मैं तो बर्बाद हो गया, अब तो घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, सभी लोग भूखे प्यासे बैठे होंगे घर पर। अर्जुन जैसे ही घर पर आता है तो घर पर शीतल के अलावा कोई नहीं होता। अरे शीतल, कहाँ गए सभी लोग? पड़ोस की काकी के घर पर टीवी आया है, सभी लोग वही गए हैं टीवी देखने के लिए। अर्जुन बहुत मायूस हो जाता है। ये सुनने के बाद शीतल कहती है, अरे ये क्या, एक भी अंडा नहीं बिका। सारा पैसा बर्बाद हो गया हमारा, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। घर में राशन भी नहीं है, खाना किसी ने भी नहीं खाया है। दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। अगले दिन अर्जुन को वो सारा सामान गांव के दुकानों पर आधे से भी सस्ते दाम पर बेचना पड़ जाता है, जिससे उसे थोड़े बहुत ही पैसे मिलते हैं और वो पैसे भी उसी दिन खत्म हो जाते हैं। अगले दिन से उन्हें भूखा मरना पड़ता है। वहीं राजू और राधिका एक औरत को सड़क पर कूड़ा बीनते हुए देख लेती है। देखो ये औरत क्या कर रही है। पता नहीं क्या कर रही है, लेकिन हम इसका पीछा करके देखें, आखिर ये इस कूड़े का क्या करेगी। वो दोनों उसका पीछा करते हैं, जिसके बाद वो देखते हैं कि वो औरत कूड़ा कचरा की दुकान पर जाकर कूड़ा बेच देती है, जिसके चलते उसे पैसे मिलते हैं। ये देखने के बाद राजू और राधिका भी कूड़ा बीनना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन दोनों के माता पिता देख लेते हैं। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, सड़कों पर से कूड़ा क्यों उठा रहे हो। तुम दोनों को कहा था ना पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तुम्हें तो आवारागर्दी करने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। पिताजी, हम तो बस ये कूड़ा बीनकर बेचने वाले थे ताकि हम दोनों मिलकर आपकी मदद कर सकें। हमने एक औरत को ऐसा करते हुए देखा था। राजू की बात सुनते ही अर्जुन और शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बच्चों को ये काम करने से रोकते हैं और खुद ही कूड़ा कचरा बीनकर कबाड़ी की दुकान पर बेच देते हैं, जिसके चलते उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। वो उन पैसों से घर के सभी सदस्यों के लिए खाना लेकर आते हैं। सभी लोग आज पेट भर कर खाना खा लो, पता नहीं कल को खाना मिले या ना मिले। अजी आप ऐसा क्यों कहते हो, इतने दिनों के बाद तो हमें पेट भर कर खाना मिला है, और फिर अब तो हमारे पास एक ऐसा काम है जिसमें ना तो हमें पैसा लगाना है और ना ही कुछ करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करके खूब पैसा कमाना है। उस दिन के बाद से वो दोनों पति पत्नी सड़कों पर कूड़ा कचरा बीनते हैं और उस कचरे को कबाड़ी को बेच देते हैं, जिसके चलते वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं और अपने घर की जरूरत की चीजें भी लेकर आना शुरू कर देते हैं। एक दिन दामोदर अपने बेटे अर्जुन से कहता है, बेटा मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ कूड़ा कचरा बीनूं, इससे हम ज्यादा पैसा कमा सकेंगे और अपने घर के लिए एक टीवी भी ले आएंगे। मेरे होते हुए आप लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए टीवी जरूर लेकर आऊंगा। उस दिन के बाद से अर्जुन और शीतल दोनों ही कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं जोड़ पाते हैं जितने में एक टीवी खरीद सके। कूड़ा बिनते बिनते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक बहुत बड़ा सा टीवी नजर आता है। क्या मैं भी वही देख रही हूँ जो आप देख रहे हैं? हाँ शीतल, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा टीवी आखिर किसका है। दोनों पति पत्नी वहां बहुत देर तक खड़े होते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं किसी ने गलती से तो नहीं छोड़ दिया है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहां कोई नहीं आता, जिसके बाद वो दोनों उस बड़े से टीवी को उठाकर अपने घर पर ले आते हैं और उसे घर में चलाने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, ये तो चल गया। कितना बड़ा टीवी है पिताजी, आप इतना बड़ा टीवी कहाँ से लेकर आए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। बेटा ये टीवी तो बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, फिर इतना महंगा टीवी तुम कैसे लेकर आए? शीतल और अर्जुन कूड़े कचरे में मिले हुए टीवी के बारे में अपने माता पिता को बताते हैं, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाते हैं। वैसे ही इतना बड़ा टीवी है कि बड़े पर्दे की तरह लग रहा है, ये काम करते हैं अगर इसे घर के बाहर लगाते हैं। दामोदर के कहने पर अर्जुन टीवी को घर के बाहर लगा देता है। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है और सभी लोग बैठकर टीवी देखने लगते हैं, जिसके चलते वहां बैठे लोग अपने मन से ही दामोदर को पैसे भी देकर जाते हैं। देखा, हम गरीब के घर में जब इतना बड़ा टीवी आया तो सभी लोग कितने शौक से टीवी देख रहे हैं और साथ में हमें पैसे भी दे रहे हैं। तभी वहां बैठे हुए सभी लोगों में से एक आदमी दामोदर से कहता है, अरे दादा, टीवी चाहे किसी का भी हो, चाहे कूड़ा बीनने वाले का ही क्यों ना हो, ये देखो एक टीवी के सहारे कितने लोगों का मनोरंजन हो रहा है।
ये सुनकर अर्जुन और शीतल भी बहुत खुश होते हैं और वो अपने बड़े टीवी का इस्तेमाल करके लोगों की सेवा भी करते हैं। और जो लोग खुशी से उन्हें पैसे देकर जाते हैं, उन पैसों से अपने घर का वो खर्चा भी चलाना शुरू कर देते हैं और अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं।